हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से दल बदल कानून चर्चा में आ गया है। एक्चुअली ये चर्चा में आता ही रहता है, लेकिन अभी कल ही की बात है जब बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो अचानक से कई सारी चीजें आई। लाइक जदयू के एक विधायक नहीं आए बुलाने पे, एक दो के फोन स्विच ऑफ थे, और सबसे शॉकिंग ये था कि राजद के 3 विधायक जो एक दिन पहले तक पता नहीं था जदयू में जाएंगे, उनमें एक है आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद, दूसरा है नीलम देवी और तीसरा है प्रहलाद प्रहलाद यादव। ये जो चेतन आनंद हैं, नीलम देवी है और प्रहलाद यादव हैं, ये तीनों जब राजद तेजस्वी यादव की टीम अंदर गई तो देखा कि ये तीनों किधर बैठे हैं, जदयू की तरफ बैठे हैं। यानी इन तीनों ने अपना पाला बदल दिया। तो दल बदल आंदोलन, फिर दल बदल कानून चर्चा में आए, क्या इनकी सदस्यता जाएगी? तो एक्चुअली जो दल बदल कानून है उसको शुरू करने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और कहानी आपने शायद सुना होगा बट एक बार फिर से सुन लीजिए। कहानी है गयालाल की। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये गयालाल साहब की है। गयालाल साहब हरियाणा के हैं। कहा जाता है अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा है, बट एक इनके बारे में कहा जाता है 15 दिनों के अंदर 3 बार पार्टी बदली और एक दिन में ही तीनों बदल दिया, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने तुरंत तुरंत पार्टी बदला। तो पार्टी जब कैसे बदला, ये कांग्रेस में पहले थे, उससे यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर उसी दिन कांग्रेस में आ गए और फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इस तरह से इन्होंने पार्टी को बदला। जब पार्टी इस तरह से बदल के गए और बदल के आए तो उस समय कांग्रेस के एक नेता थे वीरेंद्र सिंह। तो यही वीरेंद्र सिंह ने इनको कहा गयाराम, अच्छा फिर आ गया तो गयाराम और आयाराम, तो गयालाल को गयाराम करके इन्होंने आयाराम और गयाराम वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। तब से ये दल बदल कानून के साथ चिपक गया है। जब भी पढ़ते होंगे तो इसको आप जरूर पढ़ते होंगे, है ना। अब चर्चा में सवाल है क्यों आया। चर्चा में इसलिए आया कि अभी फ्लोर टेस्ट हुआ। तो फ्लोर टेस्ट में अभी आपको हमने बताया कि चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ये तीनों बीजेपी की तरफ, तीनों जदयू की तरफ बैठ गए, यानी जैसे वोटिंग हुआ थे राजद के। तो इसके कारण ये फिर से चर्चा में है। अब सवाल उठता है कि इसको कब लाया गया। पहले कुछ फैक्ट्स को हम लोग फैक्ट्स से रूबरू हो जाते हैं। तो ये लाया गया था 19 है ना, ठीक है, इसको लाया गया था 1985 में, और 18 यहां पे लिख गया है, ठीक है। 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया और 10th शेड्यूल इसके बाद ऐड किया गया। तो फैक्ट्स क्या क्या है, 1985 में आया, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, और इसके कारण 10th शेड्यूल, 10वां जो शेड्यूल है ये ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ में राजीव गांधी सरकार के समय लाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है दल बदल कानून इसके अंदर क्या है। देखिए, दल बदल जैसा एंटी डिफेक्शन इंग्लिश में है, हिंदी में दल बदल है। यानी अगर पार्टी आप गलत तरीके से बदल देते हैं या पार्टी से हट जाते हैं या जो भी रूल है उसको फॉलो नहीं करते हुए, यानी पार्टी लाइन पे काम नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया। बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करना, पार्टी लाइन पे काम करना और पार्टी के कहे हुए गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए इसको बनाया गया है। और बहुत आसानी से कोई इधर से उधर ना चला जाए, इसके लिए भी दल बदल कानून को बनाया गया। अब दल बदल कानून में ये जैसे नेताजी इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं ना, तो नेताजी इधर से उधर ना लुढ़के इसके लिए प्रोविजन किए गए थे। किस पर लागू होता है, देखिए यहां पे कैटेगरी बदल जाती है थोड़ी सी जो कैटेगरी है। अगर आप देखें तो यहां पे एक है पार्टी टिकट पे, दूसरा है निर्दलीय, और तीसरा है कौन, जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो आपको पता है ना कि पार्टी टिकट पे चुनाव होता है। जैसे मान लो पार्टी टिकट पे कैसे चुनाव होगा, पार्टी टिकट पे चुनाव होने का मतलब है, पार्टी टिकट पे चुनाव होने का मतलब है जैसे बीजेपी के टिकट पे किसी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के टिकट पे लड़ा, राजद पे लड़ा, जदयू पे लड़ा, सपा पे लगा, तो ऐसे अलग अलग पार्टियां हैं। वो पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं। वो अगर कोई उम्मीदवार, कोई ऐसा कैंडिडेट जो उस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और जीत के चला गया, वो यदि पार्टी बदल ले या पार्टी से रिजाइन कर दे तो फिर उनकी मेंबरशिप चली जाती है। ठीक है, रिजाइन करेंगे तब भी चली जाएगी, तब तो गई। और पार्टी बदल दें या पार्टी लाइन पे काम ना करे, उन पे लगेगा। अभी आगे देखेंगे, उन पे लग जाएगा ये।
तो पार्टी टिकट पे अगर जिस टिकट पे चुनाव लड़ा है उसको छोड़कर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले या उस पार्टी लाइन पे काम ना करे, पार्टी के ऑर्डर को ना माने, तो उनके ऊपर लग जाएगा, पहला। दूसरा, जो निर्दलीय है अगर कोई, और ये स्टेट और सेंटर दोनों में लागू होता है। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जिनको कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका एक अच्छा खासा बेस है, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, रजिस्ट्रेशन करवाया, खड़े हो गए, कोई आप हम कोई भी खड़े हो सकते हैं। तो अब वो खड़े हो गए और जीत गए, तो क्या होगा, तो अगर वो किसी पार्टी में मिल जाते हैं ऑफिशियली, तो इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। यानी ये कभी भी पार्टी में ऑफिशियली नहीं मिल सकते, मेंबरशिप चली जाएगी। अभी बताते हैं आपको बाहर से सपोर्ट देना क्या होता है। इसके बाद नॉमिनेटेड के साथ कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी अलग यह है कि अगर किसी को नॉमिनेट किया जाता है, तो आपको पता है राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है 12 लोगों का। इसके साथ कंडीशन क्या है नॉमिनेशन में, कि जैसे मान लो आज नॉमिनेशन किया गया ना, तो आज से 6 महीने के भीतर जब नॉमिनेशन हुआ, उसके स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर यदि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो 6 महीने का डेडलाइन क्रॉस कर गया तब ज्वाइन करेंगे तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी, नहीं रहेंगे मेंबर। 6 महीने के अंदर करेंगे तब बचा रहेगा, 6 महीने के बाद करेंगे तो नहीं बचा रहेगा। क्लियर हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आप देखते होंगे कि कई बार जब वोटिंग होती है, फ्लोर टेस्ट होता है, तो उसमें कहा जाता है कि 5 निर्दलीय उम्मीदवार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे में मर्ज नहीं होगी बट सपोर्ट कर रही है, और उम्मीदवार हमें सपोर्ट कर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुई, बाहर से समर्थन देने का मतलब होता है अगर उस पार्टी के द्वारा कोई भी बिल आएगा, विधेयक आएगा, कोई भी प्रस्ताव आएगा, तो ये उसके फेवर में वोट करेंगे। यानी अगर इन्होंने कह दिया अभी जदयू और बीजेपी को कि हम आप कुछ निर्दलीय कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो जब वो कोई बिल लाएंगे या मान लो अविश्वास प्रस्ताव आया, तो अब भी जो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसमें ये निर्दलीय सांसद उनके सपोर्ट में वोट कर देंगे, लेकिन उसके ऑफिशियल मेंबर नहीं बनेंगे। इसको कहते हैं बाहर से समर्थन देना, इसी को बाहर से समर्थन देना कहा जाता है। अब सवाल है कि अयोग्य कौन नहीं होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है 91। देखिए पहले यह कहा गया था कि यदि पार्टी किसी कारण से टूट जाता है, सुनिए अच्छे से, पार्टी टूट जाता है तो उसमें से अगर कोई बोले कि अरे बीजेपी तो टूट गई, अब पहले वाली बात ना उसमें रही ना टूटे हुए टुकड़े में रही, तो अब हम इसको छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो हो सकता था कांग्रेस के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम बीजेपी में जा रहे हैं, हो सकता था। लेकिन अब क्या है, 91 से बोला गया नहीं, टूट के आधार पर भी आप या तो इधर रहोगे या उधर रहोगे, तीसरी पार्टी में नहीं जा सकते। दूसरा, 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी से यदि कोई नई पार्टी बना लिया जाए या मर्ज हो जाए किसी और में, तो फिर उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक तो वो है। और अयोग्य कौन नहीं होगा, एक और है कि जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी पार्टी के होंगे, जैसे ही वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं ऑफिशियली उस पार्टी से हट जाते हैं। जब उनका पीठासीन अधिकारी का टेन्योर समाप्त होगा तो अपने आप पार्टी में आ जाएंगे, उस दौरान उन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो ये सारे यहां पे फैक्ट्स हैं कि कौन अयोग्य नहीं होगा। क्लियर। आगे, अयोग्यता का निर्धारण, जो एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगेगा और मेंबरशिप कैसे जाएगी, इसका एकमात्र जो डिसीजन है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा में लोकसभा मेंबर के लिए, राज्यसभा में राज्यसभा मेंबर के लिए, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, और इसके बाद आप चले जाए कहां, विधान परिषद, तो वहां पे अलग कहानी है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। अब आगे, दल बदल अधिनियम सवाल है क्यों लाया गया। देखिए, जब राजीव गांधी की सरकार या उस समय एक ऐसी ही सरकार थी, स्टेबिलिटी नहीं था, सुबह में किसी पार्टी में, दोपहर में किसी में, शाम में डिनर में फिर से वापस पुनः मुस्को भवन, तो मैंने ये चल रहा था। इसके कारण स्टेबिलिटी, जोड़ तोड़ की राजनीति एकदम चरम पर थी, पीक पर थी। जैसे अभी भी जोड़ तोड़ होता है ना, तो अभी डर रहता है कि यार हमारे मेंबरशिप चला जाएगा, उस ना मोटा पैसा मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज रिस्क नहीं लेते हैं वो। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो छूट थी उसके कारण सरकार स्टेबल नहीं थी, कोई तोड़ के ले गया सरकार गिर गई। कांग्रेस के टाइम में खूब हुआ ये सब काम। तो इस जोड़ तोड़ के कारण, सरकार की स्टेबिलिटी देने के कारण, और दूसरा, जैसे हम मान लो किसी को, जैसे मान लीजिए कि अभी नीतीश और बीजेपी मिल गई, अगले साल जब वोट होगा तो दोनों पार्टी मिली रहेगी,
दोनों पार्टी के मिलने के बाद अगर हम वोट कर रहे हैं, इट मींस कि हम चाहते हैं कि नीतीश जी की जदयू और बीजेपी एक साथ रहे, और फिर नीतीश जी पलट गए और राजद में चले गए, तो कहीं ना कहीं जनादेश का उल्लंघन है ना। और ये अगर नहीं आया होता तो मान लो जदयू का कोई मेंबर, चाहे राजद का मेंबर, चलो अभी जैसे राजद के चेतन आनंद है, तो राजद में होने के कारण उनको भी लोगों ने हो सकता है वोट किया होगा। अब वो उम्मीद कर रहे थे कि हमेशा राजद में रहे, और ये राजद को छोड़ के कहां चले गए, जदयू में। तो इससे क्या होता है, जो जनादेश होता है, जो पब्लिक का मैंडेट होता है जिसको जिताने के लिए, तो उसके लिए पार्टी भी मायने रखता है ना, तो फिर उसका यहां पे उल्लंघन हो जाता है। तो ये सब गलती थी, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसको लाया गया था। तो ये तो इसके फेवर में हो गया, लेकिन कुछ विरोध में भी बातें होती हैं, और बहुत ज्यादा होती है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है खास करके, क्योंकि यहां पे देखिए पार्टी के अंदर भी पार्टी के जो विचार है, जो उनके डिसीजन है, उससे कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं। तो उनको नाखुश, मतलब वो नाखुश हैं, तो उसको सपोर्ट नहीं करने का उनको अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लो उनको पसंद नहीं है कोई बिल आया, तो उस पर वोट करें, ये बिल हम मेरे आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, लेकिन चूंकि पार्टी लाइन पे है तो उनको काम करना होगा। पार्टी ने कोई डिसीजन लिया, मान लो उनको पसंद नहीं है, तो चूंकि पार्टी ने लिया है तो उनको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं जो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) से मिला है, उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुझाव होते हैं अलग अलग लोगों के, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पार्टी ने डिसीजन ले लिया तो आपका कोई वर्थ नहीं है आपके सुझाव का, आपको वही करना पड़ेगा। तो ये भी दिक्कत है। पार्टी लाइन के बाहर जाकर वोट नहीं कर सकते, पार्टी लाइन के बाहर जाकर कुछ बोल नहीं सकते, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे जो पार्टी में, वो पार्टी में है, लेकिन पार्टी का कुछ पसंद नहीं है तो उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, तो उनपे कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगता, कोई एंटी नहीं, वो पार्टी लाइन के बाहर जाके भी वोट कर सकते हैं, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगता, क्योंकि इतनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो ये सारे आपके फैक्ट्स थे एंटी डिफेक्शन लॉ से। उम्मीद करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में आ गया होगा। और एक और बस छोटा सा डिस्कस यहां पे कर देते हैं लास्ट में, इसको सिर्फ क्लियर रखिएगा। एक, जो पार्टी टिकट पे चुनाव लड़के गए हैं, पूरे टेन्योर में, पूरे कार्यकाल में वो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। दूसरा, जो निर्दलीय सांसद हैं, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मनोनीत सदस्य स्टार्टिंग के 6 महीने में कोई भी पार्टी में जुड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं जुड़ सकते। 91वां संविधान संशोधन से आपको पता नहीं 15% जो है मंत्री बनाने वाला क्राइटेरिया को तय किया गया था, लेकिन यहां से इसका रिलेशन ये है कि टूट के आधार पे भी कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता, और 2/3 बहुमत के साथ अगर कोई अलग होता है पार्टी से, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।